चलो अच्छा। अच्छा ये तो तुम लोग को एक बात तो पता ही है सबके सबको कि कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे आप टेस्ट केस के बारे में बताया गया होगा तो एक चीज बताई गई होगी टेस्ट डेटा, बताया गया ना। टेस्ट केस बनाने के लिए कॉलम बताए गए, टेबल बताया गया, बहुत जगह क्या है, एक कॉलम होगा क्या, टेस्ट डेटा। कि हर स्टेप में तो नहीं, लेकिन कुछ स्टेप में जरूरत पड़ेगी किसकी, टेस्ट डेटा। टेस्ट केस में क्या होता है, स्टेप नंबर, है ना, स्टेप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्टेप डिटेल या स्टेप जो भी बोलो, आगे क्या होता है, टेस्ट डेटा। तो किसी स्टेप में टेस्ट डेटा चाहिए होता है और किसी में नहीं चाहिए होता। जैसे कहाँ चाहिए होता है, जैसे अगर तुमसे कोई कहे लॉगिन नहीं बोलो, जैसे कहो अगर स्टेप ये है इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम फील्ड, तो यहाँ टेस्ट डेटा चाहिए। अब एक स्टेप में क्लिक ऑन लॉगिन बटन, फलाने बटन फलाने लिंक, तो वहां टेस्ट डेटा नहीं चाहिए। जहां जिस स्टेप को करने के लिए अलग से डेटा की रिक्वायरमेंट हो, तो वही जो डेटा है वो क्या है, टेस्ट डेटा। जैसे मान लो, तो नहीं है क्या इस पे, अब जैसे लॉगिन करना है ना, लॉगिन करना है तो यहाँ पे टेस्ट डेटा इसमें चाहिए। किसमें चाहिए, एक स्टेप दो स्टेप में चाहिए, यूजर नेम इंटर करने वाले स्टेप में और पासवर्ड इंटर करने वाले स्टेप में डेटा चाहिए। और जो ये स्टेप है, मान लो अगर हम वो लिखे टेस्ट केस लिखे, तो कितने स्टेप है भैया, ब्राउजर लॉन्च करना है, यूआरएल हिट करना है, फिर यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। एक तरह से देखा जाए तो 6 स्टेप्स हैं, जिसमें से यूजर नेम और पास 5 या 6 हैं, 5 है मान लो, 5 में से दो जो स्टेप है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड में वैल्यू इनपुट करना है या डालना है, वहां पे टेस्ट डेटा चाहिए। और बहुत जगह टेस्ट डेटा नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, वहां भी चाहिए, यूआरएल ओपन करो तो यूआरएल दोगे ना, तो वो भी क्या है, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा का मतलब टेस्टिंग करने की, टेस्टिंग करने के लिए जो डेटा चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। यूआरएल हो सकता है, तुम्हारा यूजर नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, आगे तुम बनाते हो ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालते हो ना, मोबाइल नंबर और 10 तरह की, या जैसे ये भी टेस्ट डेटा है भाई। हाँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, 4 में से कोई एक सिलेक्ट करोगे ना। अब मेथड है ना सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, तो उसमें बताओगे ना कि भैया क्या सॉफ्टवेयर सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, तो उसमें क्या बताओगे, सॉफ्टवेयर। तो वो भी क्या है, टेस्ट डेटा। तो जब भी कोई काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई अलग से डेटा देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। हमारा टेस्ट केस में बस दो ही काम तो करते हैं, हम अपने स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, किसी स्टेप में टेस्ट डेटा चाहिए होता है और किसी स्टेप में टेस्ट डेटा नहीं चाहिए। अब तुम्हारे साथ भी ऐसा है, जैसे तुम्हारे टेस्ट केस जब ऑटोमेट, अच्छा टेस्ट डेटा रखते कहाँ हो, यूजर नेम पासवर्ड कहाँ रखा था तुमने, एक प्रॉपर्टी फाइल में जिसका शायद नाम रखा था कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी, याद करो भाई, बड़ी क्लासेस तुमने मिस की हैं। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी एक फाइल है, उस प्रॉपर्टीज फाइल में तुम क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू मेंशन करते हो, है ना। और अच्छा तुमने सोचो यूजर नेम और पासवर्ड को क्यों कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज में रखा, कभी चेंज करना हो तो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीज फाइल है जहां पे हम मेन मेन चीजें, वो चीजें रखते हैं जो हर टेस्ट केस में जिनकी जरूरत पड़ती है। चाहे तो टेस्ट केस तुम्हारे 100 है, लेकिन 100 के 100 करने के लिए 100 बार लॉगिन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, अगर तुम चाहो तो ऐसे भी कुछ भी कर लो कि अब 100 बार यूजर नेम पासवर्ड दे दो, तो कल को बदलना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड, तो 100 जगह बदलोगे ना। ध्यान से समझो, एक बेसिक कंसेप्ट याद रखो, जो चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें लगता है हर जगह इस्तेमाल होने वाली हैं, उनको किसी सेंट्रल लोकेशन पे रखते हो कि नहीं, और जो चीज रखती है उसी से रिलेटेड है तो उसको वहीं पे रखते हो। एक तो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीज फाइल है जहां पे हम वो कॉमन चीजें रखते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें अक्सर टेस्ट केसेस में पड़ सकती है। जैसे क्या, जैसे तुम्हारे सामने है क्या, यूजर नेम पासवर्ड, है ना, यूआरएल, है ना,
इन्वायरमेंट बताया है ना, लास्ट क्लास में बोला, फिर से लास्ट वीडियो देखो, इन्वायरमेंट के बारे में बताया है क्या, जैसे क्यू एनवायरमेंट पे रन करना है कि डेव एनवायरमेंट पे रन करना है, तो हम लोग कहाँ दे देंगे कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना। इसके बाद तो वो भी क्या है, टेस्ट डेटा है, लेकिन ऐसा टेस्ट डेटा है जो हर जगह चाहिए। अब कुछ टेस्ट डेटा ऐसे हो सकते हैं, ध्यान से समझना, कुछ टेस्ट डेटा ऐसे हो सकते हैं जो कहीं चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, है ना, बोलो। बहुत से टेस्ट डेटा ऐसे होंगे जिनकी जरूरत कहीं है और कहीं नहीं है, तो उनको तो ऐसी जगह उनको नहीं, उसमें रख ले क्या, कॉन्फिग प्रॉपर्टीज में, बेवकूफी है ना। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज में हम वो कॉमन डेटा रखने का प्लान किए हैं जो हर जगह हमें चाहिए। अब टेस्ट अकाउंट के टेस्ट केस में अलग डेटा चाहिए, लीड के टेस्ट केस में अलग डेटा चाहिए, सेल्स में हमको अलग डेटा चाहिए, तो जगह जगह हमें अलग अलग डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, तो ही सोच के बताओ। तो बहुत सा डेटा तुम्हें क्या करना होगा, अलग अलग रखना होगा, और बहुत सा डेटा ऐसा होगा जो क्या होगा, कॉमन होगा, और कॉमन वाला तुमने कहाँ रखा था, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर कहीं है रखी। इसमें है कि नहीं कॉन्फिग, तुम भी नहीं, तुम तो बहुत गायब रहते हो भाई, हम तो तुमको भूल गए थे, अचानक कोई एक दिन कहा रोहित, तो हम तो उसको सोच रहे थे, अरे कहा नहीं एक रोहित और है, तुम तो ऐसे ही आते हो 10-5 दिन रहते फिर गायब, हैं पेपर देने गए थे, बताओ तुम, मतलब एकदम कुछ प्रैक्टिस नहीं की हो है। अब अगली बार से अपना लैपटॉप नहीं निकालेंगे क्लास लेने के लिए कि सब दिख जाएगा। तो देखो, अच्छा प्रॉपर्टीज फाइल जानते हो ना सब लोग, चलो, तो लेकिन अब जैसे हम मान लो टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा मान लो यहाँ पे भी देखो क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हम कहाँ से उठा लेंगे, प्रॉपर्टीज फाइल। अच्छा प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करना भी आसान था कि नहीं, मुश्किल नहीं था। न्यू प्रॉपर्टीज करके प्रॉपर्टीज क्लास में क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट बनाना था, जो फाइल जो फाइल है प्रॉपर्टीज फाइल उसका पाथ देना था, प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बन जाता, अब मेथड था डॉट गेट, अब की नेम भेजते, की वैल्यू मिलती, है ना। अच्छा इसमें तो पेजेस बहुत कम है, चलो ठीक है, हैं इसमें है ये ये अब बताओ कौन सा है तुम्हारा, ये ऊपर वाला, ये मान लो ये टेस्ट केसेस यहाँ क्या हो रखा है, चलो सही है, यहाँ पे ऑटोमेट हो रखा है ना। अब तुम देख रहे हो तुम्हारे जो टेस्ट केसेस हैं, जैसे मान लो ये एक टेस्ट केस है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनवॉइस का क्या कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं। अगर इनवॉइस क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, पहले इनवॉइस क्रिएशन पेज का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, याद है ना, हर पेज क्लास के अंदर तुम्हारे कंस्ट्रक्टर है, और उसी के अंदर लिखा है क्या, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करके, ठीक है। और फिर इसके बाद, और ये यहाँ पे मेथड मेथड कॉल कर रहे हैं, इनपुट बेसिक इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ये सब कुछ डाल रहे हैं, क्या कंपनी का नाम है शायद, क्या सब्जेक्ट है, और फिर क्या है, और दुनिया भर की बातें ये यहाँ पे डाल रहे हैं।
डाल रहे हैं ना। तो ये जो चीजें ये इस्तेमाल कर रहे हैं, यही क्या है, ये टेस्ट डेटा है। और ये टेस्ट डेटा इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, हार्ड कोडेड। हमको यही टेस्ट डेटा कहाँ करना है, इसी को हमने याद लास्ट क्लास में बताया था ना, चीजों को हमें क्या करना है, अलग अलग करके रखना है। जैसे हमने हमने बनाए हैं टेस्ट डेटा है, तो हमें टेस्ट डेटा भी कहाँ रखना है, एक अलग जगह पे रखना है। टेस्ट डेटा को हमको यहाँ रखने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये बात। अब यही सारा टेस्ट डेटा रखा जाएगा कहाँ, एक्सेल। चलो एक एक्सेल फाइल, अब उसी समय तुम लोगों ने किया भी नहीं यार, हम यही कह के गए थे ना, हमको फिर से वही क्लास पढ़ानी होगी। कोई टेस्ट डेटा बनाया नहीं, बनाया तो वैसे क्या होगा बताओ, फिर से वही चीज एकदम दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। अगर मान लो उसको बताने के लिए हमने बोल गया, तो नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उससे कहना कि तुम बताओ ना, जरूरत तुम्हारी थी कि उसके, तुम लोग को जल्दी चाहिए, एकदम जल्दी नहीं हो। उस समय वही किए होते तो उस क्लास को अभी हमें रिपीट करने का, हमें लग रहा है वही फिर से बताना पड़ेगा। उसमें है नहीं, वो तो हम बना ही देंगे यार, तुमको बनाना था ना कि हमको समझाने में आसानी होती है। लैपटॉप प्रोजेक्टर था, तुम्हें कहना चाहिए था ना यार, प्रोजेक्टर से कनेक्ट करो। तो फिर एक आध घंटे बाद पूछ लिए होते, वो जरूरत तुम्हारी थी। अच्छा, तो चलो पहले तो ये याद करो यार, पिछली क्लास हमने बताया था ना, चीजों को एक कंसेप्ट दिमाग में, पिछली क्लास का मेन मोटिव क्या था मालूम है, ये समझाना कि चीजों को अलग अलग रखना, कोड अलग होना चाहिए, डेटा अलग होना चाहिए। लॉजिक छिपा होता है कोड में। अभी क्या है, लॉजिक भी यही है। देखो ध्यान से देखो, हमने पेज बड़े अच्छे ढंग से पिछली बार बताया था कि यार एक क्लास बनाते हो, एक पेज क्लास बनाते हो ना, आखिर में हमने क्या किया, लोकेटर्स को क्या किया, अलग मैनेज किया, और फंक्शनैलिटी को क्या किया, अलग मैनेज किया ना। क्यों, सेपरेट सेपरेट कर देंगे तो कल को हमें इसे यूज करना और मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब हमें पता चलेगा कि एप्लीकेशन में लोकेटर चेंज हुआ है, तो हमें फंक्शनैलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकेटर्स को हमने क्या रखा है, एक साइड, फंक्शनैलिटी को हमने कहां रखा है, एक साइड। लेकिन यहाँ जो ऑटोमेशन हो रखा है, लास्ट क्लास यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ फंक्शनैलिटी के साथ साथ लोकेटर तो नहीं है। लोकेटर के लिए इतनी समझदारी की गई कि जो ये तुम्हारे पेज क्लास हैं, इनमें जो लोकेटर चाहिए, उन लोकेटर को कहाँ किया गया, अलग से एक क्लास में रख के उस क्लास को इसमें क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। सभी लोग एक बात और याद रखना, सभी लोग ऐसा नहीं करते, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, क्या जानते हो, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पेज क्लास में ही, ये पता है ना यार, कि यही रख लेते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे में एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो एक ही जगह बहुत ज्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन तब भी देखो, फंक्शनैलिटी को अलग कर देते हैं और लोकेटर को अलग कर देते हैं, जिससे कि कल को अगर फंक्शनैलिटी में डिफरेंस चेंज आए, तो हमें लोकेटर में देखने की जरूरत नहीं है। और अगर लोकेटर भी चेंज आया, तो हमें फंक्शनैलिटी में मेथड्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो अलग से ऊपर अलग जगह रखते हैं, है ना। लेकिन अब भी इसमें दो चीजें हैं, फंक्शनैलिटी तो है, लेकिन फंक्शनैलिटी के अंदर डेटा भी तो है, फंक्शनैलिटी के अंदर डेटा भी तो है। यहाँ कोड लिखा हुआ है, यहाँ कोड लिखा हुआ है, लेकिन कोड के साथ डेटा भी तो है। सब्जेक्ट नेम में क्या डालना, विप्रो डालना, है ना। जब विंडो हैंडल करना तो फलाना यूआरएल डालना, जब बिलिंग एड्रेस डालना
तो ये डालना, ये सब लिखा है कि नहीं है? तो देखो ध्यान से, यहाँ कोड भी है और यहाँ डेटा भी है। तब ये सोचा गया कि क्यों ना कोड को अलग कर दिया जाए और डेटा को अलग कर दिया। जब कोड और डेटा क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये और अच्छा हो गया। तब तो अगर हमें जरूरत सिर्फ डेटा में चेंज करने की है तो हमें कहाँ जाना होगा, सिर्फ डेटा, हमें कोड में जाने की जरूरत नहीं। जो सबसे पहला ऑटोमेशन हमने तुमको सिखाया था उसमें क्या था, कोड भी वही था, लोकेटर भी वही था, भाई मेथड भी वही कॉल कर रहे थे, लोकेटर भी वही भेज रहे थे और डेटा भी वही का। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, लोकेटर को एक साइड रख लिया और कोड को एक साइड, लेकिन तब भी उस कोड में डेटा था। यही डेटा हमें क्या क्या करना है, अब इसका हमने रीजन भी बताया था, याद है? इसका एक रीजन बताया, ऐसा रखने का फायदा क्या, एक स्पेशल फायदा बताया। हमने बताया था कि तुम्हारा ऑटोमेशन तुम बनाते हो लेकिन सिर्फ तुम ही चलाते नहीं हो, इसको कई बार मैनुअल टेस्टर चलाता है। मैनुअल टेस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां टेस्ट केस रखे हैं, ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट है, बस क्या कर दो, चला दो। तो बंदा क्या करता है, चला देता है, रिजल्ट देखता है, उसको इतना पता है चलाना कैसे है, और जो रिजल्ट आएगा वो उसको पढ़ना पता, वो रिजल्ट एनालाइज करके देखता है कितने पास हुए कितने। ये ऑटोमेशन टेस्टर की जिम्मेदारी है नई स्क्रिप्ट क्या करना, बनाना। बनाने के बाद तो उसे चला तो कोई भी सकता है ना, एक मैनुअल टेस्टर भी चलाएगा। अब उस कंडीशन में अब सोचो मैनुअल टेस्टर चलाएगा, मान लो उसे क्या करना है, मैनुअल टेस्टर को डेटा क्या करना है, चेंज करना है। डेटा क्या करना है, चेंज करना है। अगर वो डेटा यहाँ कोड में रखा हुआ तो उसको समझाना मुश्किल है ना, जिसको कोडिंग नहीं आती, यार इक्लिप्स खोलना, फलाना जगह जाना, वहां अंदर पहुंचना, वहां वो होगा, वहां एक क्लास होगी, वहां इतनी बात बताओ, कहेगा भाई एक काम करो तुम बदल के हमें दे दो, हमारा काम है चलाना, हम चला दें, है ना। लेकिन अगर ये डेटा एक एक्सेल शीट में सेपरेट करके रख दिया जाए, एक्सेल शीट तो वो जानता है, डेटा भी जानता है, और नाम भी हम फालतू नहीं रखे हैं भाई। सब्जेक्ट में जैसे हम एक्सेल में कहीं जहां रखें वहां लिख दे सब्जेक्ट नेम में विप्रो डालना है, एक्सेल में तो वो तो देख के समझ जाएगा ना। अगर उसको विप्रो से बदल के कल को एससीएल करना है तो क्या करेगा, जाएगा एक्सेल शीट खोलेगा, उसी में चेंज कर देगा ना। भाई जब एक मैनुअल टेस्टर को ये कहेंगे आप फ्रेमवर्क बनाएंगे, भाई हम ही काम करेंगे ऐसा नहीं है, टीम में और लोग होंगे ना, तो मैनुअल टेस्टर्स को भी उसकी एक केटी या ट्रेनिंग देंगे, एक केटी छोटी सी देंगे जिसमें उसको हम सब बताएंगे कि भैया देख, जब यूजर नेम पासवर्ड और क्या बदलना हो, यूआरएल इन्वायरमेंट फलानी चीज बदलनी हो, तो फ्रेमवर्क के अंदर एक क्या है, प्रॉपर्टीज फाइल, उस प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जाना, ये सब बदलना। और बाकी टेस्ट केस में जो स्क्रिप्ट ऑटोमेट हुई है, अगर डेटा बदलना है तो उसके लिए एक जगह एक्सेल शीट है, उसी एक्सेल शीट के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, वही जाके क्या कर देना, बदल दे, तो कहेगा हाँ इतना काम हम कर, ये काम हम उसके नहीं है, एक्सेल तो हम पहले से यूज करते हैं। लेकिन उससे कहो कि जो आदमी कभी इक्लिप्स नहीं देखा, जावा नहीं देखा, उसको ये चीज बताओ जाओ वहां से बदल दो, कहेगा भैया हम वहां से बदल पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए फ्रेमवर्क को हमें इजी बनाना है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, यूज कर सके। तो डेटा को भी फंक्शनलिटी में गड्ढमड्ढ नहीं करना है, डेटा अलग रखना है। अब ये देखो, तो इसीलिए सोचा गया कहां रखा जाए, तो हमने सोचा कहां रखे, चलो एक्सेल में रखें। बोलो रखें, अब एक्सेल में रखें। अगर एक्सेल में डेटा रखने के कई तरीके हैं, ध्यान से समझना सब। एक्सेल में डेटा रखने के कई तरीके। तरीका नंबर एक कि डेटा कहां चाहिए, टेस्ट केस में। भाई ये टेस्ट केस चलेंगे तो हमको अकाउंट नेम में फलाना डालना है, और मोबाइल नंबर में ये डालना है, वो डालना है, फलाना डालना है, ये टेस्ट केस चलेगा तो कुछ और डालना है ना। हर टेस्ट केस में डेटा चाहिए होता है कि नहीं, कहीं कुछ डाल रहे हो और कहीं कुछ डाल रहे हो। तो वो एक तो डेटा रखना हुआ
एक तरीका ये देखो ध्यान से, जैसे मान लो मेरा टेस्ट केस का नाम क्या है बताओ बच्चों। टेस्ट केस है ना, एक टेस्ट केस है जिसका नाम क्या है, टीएस इनवाइस क्रिएशन। तो मान लो हम यहां आए, यहां एक एक्सेल शीट बना दी और उसका नाम भी क्या रख दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हमने नाम क्या रखा, टीएस इनवाइस क्रिएशन रीजन। हमने इसलिए इसका नाम रखा कि हमको फिर समझना, ढूंढ भाई एक टेस्ट केस तो नहीं है ना, 100 टेस्ट केस है तो अलग अलग क्या होंगे, शीट होंगी। तो कैसे हम ढूंढेंगे कि मेरा डेटा कहाँ है और कहाँ नहीं है, कैसे रख लें। एक तो ये तरीका टीएस इनवाइस क्रिएशन, एक क्या बना लिया अलग से एक्सेल शीट बना ली और प्लान किया, इसी के अंदर सारा डेटा रखें। चलो काम करते हैं, इसे सेव करना है, कहाँ रखें, अब प्रोजेक्ट के बाहर रखना तो बेवकूफी है, रखे कहाँ, प्रोजेक्ट के अंदर। चलो चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ गया, कौन सा है, चलो ये प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर आए, न्यू किया, एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर का नाम क्या रख लें, रख ले, अच्छा नाम है ना, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा के अंदर गए, इसके अंदर मान लो क्या करें, चलो अभी एक एक्सेल शीट बनाते हैं, क्या नाम रखें, एक्सेल शीट का नाम क्या रखें, चलो ये टेस्ट केस कहाँ पे है देखो जरा, तो ये देखो टेस्ट केस हैं, ये टेस्ट केसेस। अच्छा चलो, अच्छा जो भी करें, एक एक्सेल शीट बना ले, उसका नाम भी रख देते हैं क्या, कुछ भी रख सकते हैं, मान लो देते हैं डेटा, ठीक, डेटा रख देते हैं, या डेटा भरपूर, या डेटा ही रख देते हैं। चलो एक बन गई एक्सेल शीट, और ये यहाँ पे देखो खुली हुई है, इसके अंदर जितने टेस्ट केस हैं, अच्छा ये है बना ली खाली, और क्या रख लें, जितने टेस्ट केस हैं उसके लिए हम क्या कर लें, एक यही टेस्ट केस का नाम है ना, टीएस इनवाइस क्रिएशन, इस नाम की ऐसे रख लें, बोलो सही है। और इसके बाद इसी के अंदर हम डेटा रखने का प्लान कर, कैसे रखें बताओ, एक तो तरीका ये है। अब बताओ अच्छा, हम ये टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं ना, कौन सा, ये अकाउंट इनवाइस क्रिएशन। इनवाइस क्रिएशन में हम क्या क्या रखना चाह रहे हैं, इनवाइस क्रिएशन पेज, और इनवाइस क्रिएशन पेज के अंदर एक मेथड है मेरा कौन सा, इनपुट बेसिक इंफॉर्मेशन, जहां पे हम क्या डाल रहे हैं, विप्रो, है ना, ऐसे रखें, ऐसे रख लेते हैं। चलो लिख दे, क्या लिखे, डेटा नेम और डेटा वैल्यू, ध्यान से समझना, ऐसे रख लें। और डेटा नेम रखना है, डेटा नेम रख देते हैं, क्या रखें, चलो रख देते हैं नाम सब्जेक्ट ना, तो लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट नेम, ये क्या हो गया, डेटा नेम हो गया। वैल्यू हम जो रखना चाहें, विप्रो टीसीएस जो रखना चाहें यहाँ पे रख, है ना। और बताओ ये क्या है, बिलिंग एड्रेस ना, तो यहाँ लिख दें क्या, बिलिंग
या ऐसे लिखें, एड्रेस, और जो एड्रेस नया लिख दे, मान लो ऐसे डेटा रखें। ध्यान से समझना, सेव करें डेटा। अभी तो दो ही लिखा ना, जैसे इस टेस्ट से मान लो 10 डेटा चाहिए तो 10 के डेटा एक्सेल में यहां लिख दें। ध्यान से समझना। और इसके बाद ये देखना, जहां ये लिख रहे हो ना, यहां ये क्या लिख रहे हैं, विप्रो ना, यहां विप्रो ना लिखे, सब्जेक्ट नेम लिखे। ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से देखो, ऐसा करना होगा। अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट में तुम्हें विप्रो डालना है तो यही विप्रो लिख रहे थे ना। अब तुम्हें ऐसा करना नहीं है, तुम्हें यहाँ क्या लिख देना है, सब्जेक्ट नेम, जो कि देखो डेटा का नेम है, और इसकी वैल्यू क्या लिखी है, यहाँ टीसीएस लिखी है ना। अब तुम वैल्यू क्या दे रहे हो, ध्यान से देखो, यहां दे रहे हो सब्जेक्ट नेम। तुम्हारे कोड में अब हमें एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। जो मेरा एक्स्ट्रा कोड क्या करेगा, सब्जेक्ट नेम पढ़ के एक्सेल शीट से जाएगा और निकालेगा कि सब्जेक्ट नेम के सामने क्या टीसीएस है, तो जाके क्या टाइप करेगा, देख लो ध्यान से भाई, ऐसे बनेगा कोड। जैसे यहां लिखा है एड्रेस ना, ये ऐसे नहीं लिखा रहेगा, अब ऐसे लिखा रहेगा। ये देखो, ध्यान ध्यान से इस बात को देखो, बस यहाँ क्या लिखा रहेगा, बिलिंग एड्रेस। अभी हमें कुछ ऐसा नहीं अपने आप अभी काम करेगा, हमें कुछ क्या लिखना पड़ेगा, अलग से कोड लिखना पड़ेगा। और मेरा कोड क्या पढ़े करेगा कि बिलिंग एड्रेस यहाँ लिखा हुआ देखेगा, एक्सेल फाइल में जाके बिलिंग एड्रेस के सामने क्या लिखा है वो उठाए। अब बताओ, टीसीएस है कि विप्रो है कि एचसीएल है, यहां लिखा है, यहां क्या लिखा है, सब्जेक्ट नेम ना। अब बताओ, किसी को चेंज करना हो, मान लो डेटा कंपनी नेम में किसी को टीसीएस की जगह क्या यूज करना है, विप्रो। ध्यान से समझना, किसी को क्या यूज करना है, विप्रो, तो यहीं आके बदलेगा ना। क्या स्क्रिप्ट में जाने की बदलने की जरूरत पड़ेगी भैया, यहाँ तो विप्रो टीसीएस कुछ लिखा ही नहीं है ना, यहाँ तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट नेम। बस एक अलग से एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, वो अभी हम लिखना सिखाएंगे। ध्यान से देखो, अगर एक मैनुअल टेस्टर होगा, उसको सिखा दिए कि भैया देख, ज्यादा तुमको दिमाग नहीं लगाना, अगर तुमको डेटा चेंज करना है तो हर टेस्ट केस के लिए, जैसे हाँ देखो, हर टेस्ट केस के लिए क्या है, एक एक्सेल शीट है, और वहां जाओ तुमको मिल जाएगा क्या, डेटा नेम, और उसके सामने क्या, डेटा वैल्यू। और नाम भी बड़ा अच्छा रखा गया होगा, जैसे बिलिंग एड्रेस, समझ गया, इसको चेंज करना है, मोड़ भदोही नहीं लिखना है, मान लो वाराणसी लिख गया, चलो बाबतपुर लिखना है, चेंज कर देगा। बताओ, स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत है ना, यहाँ बाबतपुर लिखा है ना बनारस लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है ना। देखो जरा ध्यान से, हाँ मतलब ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, कोड लिखेंगे। अभी हम तो कह तो रहे हैं बार बार कि अभी हमें कोड लिखना है कि, लेकिन ये देखो तो वो स्क्रिप्ट देखो, ऐसी स्क्रिप्ट बनेगी, डेटा ऐसे दोगे, तो ये डेटा क्या हार्ड कोडेड है, हार्ड कोडेड वो डेटा होता है जो स्क्रिप्ट के अंदर डाला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्क्रिप्ट के अंदर डेटा नहीं लिखा, यहाँ लिखा है बिलिंग एड्रेस, लिखा है बिलिंग एड्रेस ना। लेकिन अच्छा ये बताओ, मान लो कल को यही सेम सॉफ्टवेयर, सोचो जरा ध्यान से, यही सेम सॉफ्टवेयर इंडिया के बजाय किसी दूसरे अमेरिका में यूज किया जाए, कहाँ यूज किया जाए, अमेरिका में, तो एड्रेस वड्रेस बदल जाएंगे ना, चीजें एड्रेस बदल जाएंगे, हो सकता है कंपनी के नेम बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगे ना। लेकिन बताओ, क्या कोड में कोई दिक्कत आएगी, बस हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जो विप्रो लिखे हैं, यहाँ कोई अमेरिका की कंपनी लिख देंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ वहां वहां का एड्रेस लिख देंगे, जैसे कुछ भी कैलिफोर्निया और कहा, ऐसे लिख देंगे। देखो,
अब यही करना है कि मेरी स्क्रिप्ट के अंदर मेरी पेज क्लासेस में जो फंक्शनलिटी हमने ऑटोमेट की है, जहां डेटा डाला था पहले हार्ड कोडेड, उसकी जगह हमें डेटा का नेम लिखना। अगर अब हमें एड्रेस चेंज करना है तो हमें स्क्रिप्ट में आने की जरूरत नहीं है। हमें कहां पर जाना है, सिर्फ एक्सेल शीट में, वहीं बदल देंगे। जो ऑटोमेट किया है उसने डायरेक्ट एड्रेस डाला ही नहीं, उसने क्या किया, उसको एड्रेस डालना था तो एड्रेस कहां डाला, एक्सेल शीट में, और जहां एड्रेस डाला उसको एक डेटा का नेम दिया। जैसे अगर ये डेटा वैल्यू है तो उसने क्या दिया, इसको डेटा नेम, और स्क्रिप्ट में क्या इस्तेमाल किया, डेटा नेम। और कोड में अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐसी डाल दी कि वो क्या करा, वो क्या करने लगा, इस एक्सेल शीट से उसके सामने जो था उसको पकड़ के क्या करने लगा। ऐसे रखना है डेटा, याद रखना, डेटा तुम्हारी स्क्रिप्ट में अब से रहेगा नहीं, कहीं बाहर रहेगा। फिलहाल मेरा प्लान कहाँ के लिए है, एक्सेल शीट के लिए। एक तरीका तुम्हारे सामने ऐसे रखा जा सकता है कि नहीं यार, एक टेस्ट केस में 10-20 डेटा चाहिए होता है ना, 25 डेटा रख दो। लेकिन एक चीज ये सोचो जरा, 500 टेस्ट केस इंटू 2, तो 500 शीट बनाओगे ना। हमने यही प्लान किया है ना, एक टेस्ट केस के लिए एक, तो 500 टेस्ट केस ऑटोमेट करके तो कितने बन जाएंगे, 500। अब इसी में 500 बनाना संभव तो है, लेकिन फिर इनको ढूंढना और यूज करना क्या हो जाएगा, बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। तब क्या करोगे, हो सकता है थोड़ा क्या रखो, बांट के रखो। बांट के रखो का मतलब, जैसे ऐसे बना दिया तुमने यार, पहले तो ये नाम गंदा रखा गया है, जो लिखा गया है क्या, टेस्ट केसेस। जैसे टेस्ट केसेस जो एक क्लास के अंदर रखते हैं तो किसी पर्पस से होती है वो टेस्ट केसेस ना। जैसे ऐसे रहता है, मान लो ऐसे क्लास का नाम रहेगा क्लास, जैसे मान लो अकाउंट से रिलेटेड टेस्ट या इनवाइस से रिलेटेड है तो वेरीफाई इनवाइस टेस्ट केसेस, ऐसा नाम रखता है, तो अलग क्लास। तो डिलीट करते हैं। ये देखो, ये है ना वेरीफाई इनवाइस, मान लो टेस्ट केसेस हैं, इसमें सारे टेस्ट केसेस क्या है, इनवाइस से रिलेटेड है। तो ऐसा प्लान कर सकते हो क्या कि यार एक, अच्छा इसको क्या बोलते हैं यार जो खुला है, ये डेटा डॉट एक्सएलएस है ना, इसको बोलते हैं, ये याद रखो ना भैया, डेटा डॉट एक्सेल, एक्सएलएस एक्स है एक्सटेंशन। डेटा जो एक्सेल फाइल एक खुलती है, पूरी इस एक्सेल फाइल को क्या बोलते हैं मालूम है, वर्कबुक। जैसे देखो बचपन में किताबें थी हमारे पास ना, और उसकी मैथ की कॉपी थी, तो कॉपी में ढेर सारे पन्ने थे ना, तो वो जो कॉपी थी, बहुत से कॉपी में लिखा रहता था वर्कबुक। वो जो पूरी कॉपी थी वो क्या थी, वर्कबुक। और उस कॉपी में ढेर सारे क्या थे, पन्ने थे। भले 20 लाइन इधर से रहा हो, 25 लाइन इधर से रहा हो, ऐसे ही सेम ये भी है। जैसे देखो क्या है, ये पूरा डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स, ये क्या है, वर्कबुक। और ये जो टीएस इनवाइस क्रिएशन, शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, ये सब क्या है, वर्कशीट है। ये दो वर्ड याद रखो आप। एक्सेल का जो कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले क्या होती है, वर्कबुक होती, और वर्कबुक के अंदर क्या होती हैं, वर्कशीट्स। देखो यहाँ तुमको दिख ही रहा है ना। तो बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार, जैसे इसका नाम हमने डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स रखा है, इसका नाम बदलते हैं। जैसे इसका नाम रख देते हैं, जैसे इसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो हम इसमें अकाउंट वाले टेस्ट केस रखना चाहते हैं, तो इसका नाम ऐसा कुछ रख दें क्या, भाई हर क्लास के नाम की क्या बना लें, वर्कबुक बना लें, और हर क्लास के अंदर जितने टेस्ट केस हैं उतनी क्या बना लें, वर्कशीट बना लें।
तो ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मान लो इस एप्लीकेशन के अंदर 100 ऐसे हैं, जैसे इनवाइस है, अकाउंट है, ये है वो है, ऐसे करके कितने टोटल 100 से ज्यादा है, 120 है। तो क्या बनानी पड़ेगी हमें, 120 वर्कबुक बनानी पड़ेगी। और हर वर्कबुक के अंदर क्या होंगी, जैसे हर उसमें हर सब मॉड्यूल के अंदर क्या है, टेस्ट केसेस है ना, 4 5 10 15। तो ऐसे कंसेप्ट बन, या तो देखो एक, अगर सोचो तुम ही एक ही बनाए होते डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स और यहाँ 500 वर्कशीट बनाते थे, तब बहुत दिक्कत हो जाती है यार। चलो बना के देखो जरा, नाम तुम्हें पढ़ने में ही नहीं आता, कैसे ढूंढते तुम, जैसे अभी दिख रहा है ना। ऐसे कितने बना सकते हो मालूम है, बना लोगे, हाँ बन जाता है, अब नई एक्सेल में बन जाता है। ये देखो ऐसे करके ऐसे ढेर सारे बन जाएंगे। ये सब अलग अलग वो वर्कशीट है, समझो कॉपी के अलग अलग पन्ने, और ये ऐसे पन्ने हैं कि हर पन्ने में हजारों कॉलम हैं और करोड़ों रोज, इतने बड़े बड़े पन्ने हैं। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं, वर्कशीट हो सकते हैं। और ऐसे भी एक ही जगह 500 बना दोगे तो कैसे ढूंढोगे, फिर बाद में देख रहे हो। अब कहाँ तुमको दिख रहा है, कहाँ, अब सबका सही सही नाम रखोगे बड़ा बड़ा, अभी तो छोटा छोटा नाम है, दिख भी रहा है ना, बड़ा बड़ा नाम रखो, फिर ऐसे ऐसे ढूंढोगे कहाँ गया यार। तो 500 रखना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने प्लान किया कि ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जिस सब मॉड्यूल के जितने टेस्ट केस हैं तो हर सब मॉड्यूल के नाम क्या बनाएंगे, वर्कबुक बनाएंगे। और वर्कबुक होता है मेन, उसके अंदर होती है क्या, वर्कशीट। तो हर सब मॉड्यूल के नाम क्या बनाएंगे, वर्कबुक। और उस सब मॉड्यूल में मान लो 10 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए 10 बना देंगे क्या, वर्कशीट। ऐसे रखेंगे, तो ऐसे भी रखेंगे तो चला अगर 100 सब मॉड्यूल है तो क्या होगा, 100 वर्कबुक बन जाएंगी। और हर वर्कबुक के अंदर क्या होंगी, 4 6 8 10 15 जितने टेस्ट केस होंगे उतनी क्या होंगी वर्कशीट। तब भी बहुत ढेर सारी हो जाएंगी ना, तब भी क्या हो जाएंगी, बहुत ढेर सारी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। देखो ध्यान से, डेटा यही है, ऐसे डेटा रखना था। और बस प्लान हमने क्या किया, एक टेस्ट केस के लिए क्या बनाएंगे, एक वर्कशीट। 500 टेस्ट केस होंगे तो कितनी वर्कशीट बनेंगी, 500। एक जगह चाहो तो एक जगह रख लो, ये तो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। चाहो तो उसे क्या करके रख लो, बांट के रख लो, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा ना। लेकिन तब भी वर्कबुक और वर्कशीट क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी यार, मैनेज करना आसान नहीं। लेकिन याद रख लो एक बात, अपने दिमाग को और समझा लो, सारा डेटा एक्सेल में रहेगा। एक्सेल में जहां डेटा रहेगा उस डेटा का एक क्या रहेगा, नाम रहेगा। डेटा का क्या रहेगा, एक नाम रहेगा। और उसके सामने डेटा की क्या रहेगी, वैल्यू। और स्क्रिप्ट के अंदर डेटा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, स्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा डेटा का नाम। नाम अच्छे बताओ, नाम बदलेगा, अरे नाम तो हमने रखा है ना यार, भाई यही कर सकता है ना सॉफ्टवेयर बनाने वाला कि यार अब इसमें टीसीएस नहीं चलेगा भाई, टीसीएस कंपनी को हमने क्या कर दिया, मान लो बैन कर दिया। तो वैल्यू चेंज करना है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने किसी कंपनी का नाम लिखा है, यहाँ हमने क्या लिखा है, डेटा का नाम। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि डेटा को कहीं बाहर रखो और डेटा को एक नाम दो और डेटा को एक क्या दो, वैल्यू। जहां इस्तेमाल करना है वहां से क्या प्रोवाइड करो, डेटा का नाम। वैल्यू तो ये खुद लेके आएगा। ये देख लो तुम्हारे सामने है। लेकिन अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा मैनेज कर दे तो एक ही शीट के अंदर एक, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक बनाओ, ध्यान से देखो, एक कह रहे हैं कि एक्सेल शीट बनाओ, और इसके अंदर एक ही क्या बनाओ, एक ही शीट बनाओ। और इसी के अंदर 500 के 500 टेस्ट केस मेरे मैनेज हो जाए सही से, तो बढ़िया है कि नहीं, है ना। एक तरीका सोच रहे थे कि हर टेस्ट, पहले क्या सोच रहे थे हम, हर टेस्ट केस के लिए एक वर्कशीट, एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट बनाएंगे ढेर सारी। अब 500 टेस्ट केस हो गए तो कितनी वर्कशीट बन जाएंगे, 500।
हमें लगा अच्छा नहीं है, फिर हमने सोचा क्या करते हैं, इसको बांट के रखते हैं, तब भी क्या बन जाएंगी। अगर 120 सब मॉड्यूल हुए इस एप्लीकेशन में तो 120 वर्कबुक, और हर वर्कबुक के अंदर 4 6 8 10 क्या वर्कशीट, तब भी कितनी वर्कशीट हो जाएंगी, बड़ा हैवी हो जाएगा। जो डेटा होगा मेरा क्या हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा और ढेर सारी होंगी। अगर हम ये कंसेप्ट ले आए कि एक ही वर्कबुक की एक ही वर्कशीट के अंदर 500 के 500 का टेस्ट केस, 500 के 500 का क्या हो जाए, डेटा मैनेज हो जाए, तो अच्छा है ना। तो एक अप्रोच देखो ये भी है, वो कहती है क्या मालूम है, ध्यान से समझना इसको। वो कहती है कि एक कॉलम बनाओ और जिसका नाम रखो टेस्ट केस, क्या रखो, टेस्ट केस नेम। ध्यान से देखो, और अच्छा टेस्ट केस में क्या होता है, चाहिए होता है डेटा, और डेटा के पास क्या होना चाहिए, वैल्यू ही नहीं नेम भी। अगर अच्छा मान लो ये हटा दिया जाए, एक यहां देखो डेटा, अच्छा काम तो ये विप्रो आता है ना, ये बाबतपुर वाराणसी आता है ना, तो सोचो अगर ये दिमाग में किसी के आए तो यहाँ तो देखो क्या डेटा की वैल्यू नहीं है, डेटा की वैल्यू के साथ डेटा का एक क्या है, नाम है। सोचो अगर ये नाम हटा दिया जाए तो, चलो डिलीट कर दो। अब जान तो नहीं, ध्यान से सुनो, अब क्या करना होगा मालूम है तुम्हें, अगर तुमने यहां से हटा दिया तो अब ये करना पड़ जाएगा तुम्हें, यहां जो सब्जेक्ट नेम लिख रहे हो इसकी जगह शायद भेजोगे टू, तो भैया पहला क्या है, डेटा वैल्यू, और दूसरा क्या है, विप्रो, तीसरा क्या है, बाबतपुर वाराणसी, तो यहाँ 2 भेजोगे और यहाँ क्या भेजोगे, 3। ये भी चलेगा, लेकिन इसकी एक दिक्कत होगी, अगर कभी डेटा ऐसे मान लो ऐसे हो गया, अब क्या होगा, 2 पे कौन है, बाबतपुर, और 3 पे कौन है, विप्रो। कोड में क्या लिखा है, 2, यहाँ 2 भेजने को सब्जेक्ट नेम में क्या भेज देगा, बाबतपुर बनारस, और एड्रेस में क्या भेज देगा, विप्रो। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि डेटा को हमने कहाँ रखा, सीधे रख दिया। भाई अच्छे हम ही कह रहे हैं, अब सीधे रख दिए हो तो कैसे उठाओ, ऐसे ना कि दूसरा पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में क्या है, एड्रेस है, तीसरे में क्या है, विप्रो है, तो अब चीजें काउंट किस पे होंगी, 2 और 3 पे। कल को अगर उनका ऑर्डर ऊपर से नीचे हो जाए तो गलत काम करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे। लेकिन अगर इसे यही ऐसे रखा जाए तो अब डेटा विप्रो किसके सामने है, सब्जेक्ट नेम की। ध्यान से सुनोगे, अब डेटा नंबर पे नहीं है, अब डेटा किस पे है, नाम पे है। अरे यार हम कह रहे हैं डेटा ऐसे कर दो, अब भी ये चलेगा, यहां 2 3 की तो बात ही नहीं हो रही है, ये किसकी बात कर रहा है, नहीं। तो याद रखो एक्सेल में या कहीं भी डेटा रखेंगे तो डेटा को एक क्या देंगे, एक नाम देंगे और एक क्या देंगे, वैल्यू देंगे। जिसे इस्तेमाल करना होगा उसे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है यार, तीसरे नंबर पे है कि चौथे पे, अभी तो 2 डेटा दिख रहा है ना, दूसरा तीसरा दिख रहा है। मान लो यहाँ 50 डेटा होता, एक टेस्ट केस के अंदर कितने डेटा इस्तेमाल हो रहा है, मान लो 50, तब अब 50 डेटा अगर इस्तेमाल हो रहे होंगे किसी टेस्ट केस के अंदर, तो तुम ही सोचो यहाँ 50 हो जाएंगे कि नहीं, और वहां नंबर दोगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक डेटा हट गया या घट गया तो नंबर सबका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। तो पता चला जहां नाम डालना है वहां फोन नंबर डाल रहा है, जहां कुछ डालना है वहां कुछ डाल रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया, जो डेटा है उसको क्या दो, एक नाम, और जिससे कि वही नाम यहाँ पे इस्तेमाल करो, और अपने कोड में इक्वालिटी डालो कि ये नाम पढ़े तो जाके ये नाम ढूंढे, और ये नाम जहां मिले उसके सामने वाली वैल्यू समझ जाए, यही क्या है, डेटा। एक आम आदमी, अच्छा हम उसको कैसे समझाएंगे, एक मैनुअल टेस्टर जिसको ऑटोमेशन करना वरना नहीं है, उसको भी यही समझाएंगे कि भाई देख जो टेस्ट केस है उसके नाम की एक शीट बनी, उसकी क्या बनी है,
शीट बनी है, जहां शीट है वहां डेटा है, डेटा भी क्या है, डेटा नेम है और डेटा वैल्यू है। तुझे कुछ नहीं करना है, जो जहां डेटा बदलना है इसका डेटा नेम देख, सब्जेक्ट नेम, यहाँ जाके देख वो नाम कहाँ है, वो नाम जहां मिले उसके सामने वाला क्या कर लो तुम, चेंज कर देना, बस हो गया तुम्हारा। यही समझाओगे उसको ना, और यही अब हमें अपने कोड को समझाना है। लेकिन ये तरीका अच्छा है ना। अब अगर अच्छा मान लो ऐसे कर देते तब, ऐसे कर देते तब, तो हम उसको ये लिखते, दो और क्या लिखते, तीन, ऐसे लिखते उसको, और उससे कहते जाके यहाँ दो पढ़ना, फिर वहां जाके गिनना यार तुम, तो गिनने पे जब मिले उसमें सामने वहां वो दूसरे नंबर वाला डेटा उठा लेना। और कभी कोई एक डेटा हट गया या एक नया बीच में क्या कर दिया किसी ने, जोड़ दिया, तो नंबर सबका क्या हो गया, बदल गया। तो जहां उसे जहां कुछ चेंज करना था वहां कुछ चेंज कर देगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि डेटा ऐसे मत रखो, डेटा को क्या दो, एक नाम दो। डेटा जो एक्सेल में रखोगे, याद रखना, उसको एक नाम भी दोगे, और टेस्ट केस में क्या इस्तेमाल करोगे, वही नाम। बस मल्टीपल डेटा शीट में मैनेज करने की बात कर रहे थे, और फिलहाल प्लान है क्या करना, उन्हें एक ही जगह मैनेज करना। सोचो ऐसे कर, अगर हम ये प्लान करें, ध्यान से देखना, टेस्ट केस नेम है ना, मेरे पास कितने टेस्ट केस है, प्लान कर रहे हैं 500। तो हम कह रहे हैं मेरा ये जो अप्रोच है इसमें क्या है मालूम है, इसमें ये है कि जितने टेस्ट केस हैं, कितने 500 टेस्ट केस है ना, तो बस एक वर्कबुक की, एक वर्कशीट की, ध्यान देना, एक वर्कबुक के, एक वर्कशीट की, जैसे याद है, एक वर्कबुक के, एक वर्कशीट की 500 रो लगेंगे। क्यों, ऐसे मान लो दूसरा टेस्ट केस, दूसरा टेस्ट केस कौन सा है बताओ भाई, ऐसे। इस एक रो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो भाई, ये रो है, तो ये है, ये क्या है, रो है, ये पहली रो है, ये जो ये है, ये क्या है, रो है, ये पहली रो है। हर रो के अंदर क्या होते हैं, कॉलम या सेल, कॉलम या क्या बोलते हैं, सेल। एक रो होती है, रो के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं ना, उन्हीं खानों को क्या बोलते हैं, सेल। तो एक रो, पहली रो ये, और पहली रो में कितने खाने हैं, बहुत है इसमें, बहुत है। हाँ ऐसे गिनते चले जाओ, बहुत मिलेंगे, अभी जेड जेड भी हो जाएगा। अब देखो 3 अक्षर का शुरू हो गया, कोई इसमें होंगे कम से कम कई, जिसे कहते हैं ना, हाँ, होता है 16,000, सोचो 16,000 क्या हो सकते हैं। एक एक एक्सेल एक शीट किससे मिलके बनी होती है, एक कोई एक्सेल शीट होती है, तो एक एक्सेल का देखो ध्यान से, अपनी एक बचपन वाली कॉपी याद करो, एक वर्कबुक थी, उसके अंदर ढेर सारे पन्ने थे, पन्नों के अंदर क्या थे, सेल थे, वो पन्ने छोटे थे, ये पन्ने क्या है, बड़े। हम इसी एक पन्ने के अंदर पूरे एप्लीकेशन में जितना टेस्ट डेटा चाहिए सब कुछ मैनेज करने का प्लान कर रहे हैं। हमने ये प्लान किया है कि हर टेस्ट केस के अंदर, भाई जितने टेस्ट केस होंगे हर टेस्ट केस के लिए एक रो लगाएंगे, ऐसे ऐसे। तीसरा टेस्ट केस है ना, क्या नाम है उसका, देखो मान लो ये है ना, ये चौथा है ना, ये ऐसे। और इसी एक रो के अंदर इनवाइस क्रिएशन का सारा डेटा मैनेज कर ले, इसी एक रो के अंदर कैंपेन का सारा डेटा मैनेज, इस टेस्ट केस में जो डेटा चाहिए वो सारा मैनेज कर लेंगे। एक टेस्ट केस के लिए कितनी रो मांग रहे हैं, एक, 500 टेस्ट केस होंगे तो कितनी रो चाहिए होंगी, 500। इसमें लाखों रोज हैं इसमें, उसमें से हमें कितनी चाहिए, सिर्फ 500। एक वर्कबुक की एक वर्कशीट के अंदर जो 500 रो हैं, वहां पे मेरा सारा डेटा मैनेज हो जाए, ऐसे रखते हैं। और फिर जानते हो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, डेटा नेम चाहिए ना, और क्या चाहिए, थोड़ा छोटा कर दें इसको, बोलो डेटा नेम और
डेटा वैल्यू। अच्छा, एक टेस्ट केस है तो उसमें क्या एक ही डेटा चाहिए, सारा चाहिए? जरा देखो कंसेप्ट हम क्या लिख रहे हैं, डेटा नेम 1 और डेटा वैल्यू 1। एक टेस्ट केस में कितना डेटा चाहिए, 20 30 40 50? किसी टेस्ट केस में और चाहिए कम चाहिए, ऐसे ही होगा ना। ऐसा कर देता, अब देखो ध्यान से जरा, पचास तक हमें लग रहा है मैक्सिमम चाहिए। ऐसे रख दे, बोलो ये मेरा प्लान है। ऐसे सोचो, एक टेस्ट केस में क्या डेटा चाहिए, इस टेस्ट केस की बात करते हैं, कौन से की, पहले की। इसमें क्या करना है, इनवाइस क्रिएट करना है ना। इनवाइस क्रिएट करने में क्या क्या चाहिए था हमें, सब्जेक्ट नेम चाहिए था, और क्या चाहिए था, बिलिंग एड्रेस चाहिए था, और आइटम क्वांटिटी चाहिए था। ऐसे सोचो डेटा रख रहे हैं, ध्यान से देखना, रख रहे हैं हम सब्जेक्ट, वैल्यू रख दे रहे हैं, कुछ भी रखे जो मेरा मन करे, विप्रो। और एक बना रहे हैं क्या, मान लो बिलिंग और मान लो यहाँ लिख देते हैं सपोज, कुछ भी लिख देते हैं, नोएडा। ऐसे तो ये अप्रोच क्या कहता है मालूम है, जितने टेस्ट केस हैं उतनी बनाओ रो, और उन टेस्ट केस में जितने हैं डेटा, डेटा नेम 1 में डेटा डाल दो, डेटा वैल्यू 1 में क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो, डेटा नेम 2 में क्या डाल दो, नेम डाल दो, वैल्यू। तो नेम वैल्यू का जोड़ा बना के सारा डेटा रख दो। तीसरा क्या था, मान लो क्वांटिटी या आइटम, जो नाम रखना चाहो, क्वांटिटी नाम रखना चाहो, डेटा का नाम रखना तुम्हारे हाथ में है ना। आइटम, मान लो हम रख देते हैं आइटम, और यहाँ लिख दो मान लो 40। लेकिन याद रखना एक बात और, एक्सेल में जब नंबर रखना, 40 रख रहे हो ना नंबर, तो इसके पहले एक एपॉस्ट्रॉफी लगा दो। एपॉस्ट्रॉफी जानते हो क्या, सिंगल कोड। सिंगल कोड भी कितनी बार, एक बार। अरे ये है एपॉस्ट्रॉफी यार, जैसे ये तो कॉमा है ना, ये जो ऊपर वाला कॉमा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एपॉस्ट्रॉफी। तो हम कह रहे हैं इसके आगे क्या लगा देना है, एक। कब लगाना है एपॉस्ट्रॉफी, जब हो प्योर नंबर, जब क्या हो, प्योर नंबर। यहाँ भी नंबर है ना, डेटा वैल्यू 2, डेटा नेम 3, यहाँ भी नंबर है, लेकिन प्योर नंबर नहीं है ना, साथ में कुछ अक्षर भी लिखे हैं ना। जहां प्योर नंबर हो वहां क्या लगाना, एक एपॉस्ट्रॉफी। ऐसे रखो डेटा, और कोड में रखो, यहाँ सब्जेक्ट है डेटा नेम ना, तो यहाँ क्या नाम रख दो, सब्जेक्ट। यहाँ क्या नाम रख दो, बिलिंग एड्रेस। अच्छा वही लिखा है, वहां थर्ड जगह क्या लिख दो, आइटम। और जानते हो क्या करेंगे हम, एक कोड लिखेंगे, जो कोड क्या किया करेगा, इस नाम के सहारे एक्सेल में से जाके वो वैल्यू लेके आएगा। और देख लो ये तरीका है। अब बताओ, एक टेस्ट केस में कितना डेटा रखोगे, बहुत रखोगे, 20 30 40 50 60, कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ कॉलम की कहाँ कमी है। बस तुम्हें क्या कर देने हैं, डेटा नेम 1, डेटा वैल्यू 1, डेटा नेम 2, डेटा वैल्यू 2, डेटा नेम 3, डेटा वैल्यू 3, ऐसे करके रखना है। और डेटा रखने के टाइम पे याद रखना है कि डेटा नेम के अंदर क्या रखना है, नाम रखना है, और डेटा वैल्यू के अंदर क्या रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, बस हमें अपना एक क्या लिखना है, कोड लिखना है। जो कोड, सोचो
अगर अच्छा एक मैनुअल टेस्टर को समझाए तो एक आदमी को समझाए तो समझ जाएगा कि नहीं? कहते हैं उसको समझाए, देख भाई टेस्ट केस का डेटा कहाँ रखा है पूछेगा। मान लो एक आदमी है, नया है, टीम में ज्वाइन हुआ है, हमें अपना फ्रेमवर्क जो बनाए हैं उसको क्या करना है, बताना। तो हम उसको बताएंगे कि भाई देखो ये मेरे टेस्ट केस होंगे, डेटा फलाने जगह रखा है। तो उसको बताएंगे कि भैया डेटा के लिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक्सेल फाइल बनी है जिसका नाम क्या है, data.xls उसके अंदर एक शीट है, और जो भी तेरा टेस्ट केस है उस टेस्ट केस के नाम की एक क्या होगी, रो होगी, है ना। और उस टेस्ट केस में जो जो डेटा इस्तेमाल हुआ है, हर डेटा का एक नाम होगा और एक क्या होगी, वैल्यू होगी, नेम होगी, क्या होगी, वैल्यू होगी, नेम होगी, क्या होगी, वैल्यू। उसको समझा दिया, अब उसको बात समझ में आ गई। उसको मान लो टेस्ट केस रन कर रहा है, बाद में उसको समझ में आया डेटा हमको कंपनी का नाम विप्रो नहीं डालना है, क्या डालना है, एचसीएल। तो वो यहाँ देखा, यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ये किस टेस्ट केस के लिए बात हो रही है, इस टेस्ट केस की बात कर रहा है ना। जब ये चलेगा तो किसको कॉल करेगा, इनवॉइस क्रिएशन पेज को ना। भाई जब ये टेस्ट केस चलेगा तो किसको कॉल कॉल करेगा, इनवॉइस क्रिएशन पेज को। तो हम समझ जाएंगे अच्छा इस टेस्ट केस के लिए चल रहा है और डेटा मांग रहा है। इस टेस्ट केस के लिए हम देखेंगे तो हमें यहाँ, अरे हमें न भी दिखे यहाँ ढेर सारी, जैसे अभी तो यहाँ 4 दिख रही है, तुमको दिख रही है, मान लो यहाँ 400 होंगी तो कैसे ढूंढोगे, तब भी एक्सेल है ना, कंट्रोल एफ, एफ मतलब फाइंड करना, और इसका नाम दो और फाइंड ऑल करो, देखो आ जाएगा, यहाँ क्लिक करो, पहुंच गए यहाँ। फिर इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट विप्रो बिलिंग एड्रेस नोएडा, ये सब देखेगा, जो उसे बदलना होगा अच्छा वो देखेगा। टेस्ट केस में क्या करना है, सब्जेक्ट विप्रो की जगह टीसीएस करना है, तो यहीं आके क्या कर देगा, ऐसे। लेकिन यहाँ भी देखो एक कंसेप्ट साथ में चल रहा है, जो भी डेटा है उसके साथ एक क्या है, नेम, और वही नेम हमें यहाँ टेस्ट केस में इस्तेमाल करना। ऐसे ही दूसरा टेस्ट केस देखो, टीएस मार्केटिंग कैंपेन क्रिएशन, है ना। इसमें देख लो, जरा जरा देखो, इसमें कैंपेन क्रिएशन पेज में डेटा है, कहाँ डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, देखो ये मेथड है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन। एक क्या है ये, कैंपेन नेम, और कैंपेन नेम, और यहाँ क्या है ये, कोविड वैक्सीन, ये डेटा है। ऐसे नहीं लिखना है अब से। ये कौन सा टेस्ट केस है, कैंपेन वाला, अच्छा यही है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, लिख देते हैं कैंपेन नेम, और वैल्यू जो कोविड वैक्सीन या जो भी लिखना है लिख लो भाई, ऐसे, है ना। और क्या चाहिए, वेबिनार कैंपेन टाइप है, तो लिख देते हैं क्या, कैंपेन टाइप, इसकी वैल्यू लिख देते हैं क्या, वेबिनार, ऐसे। तो जो डेटा चाहिए ऐसे रख दें, और जहां कोड में कोविड वैक्सीन लिखा है इसकी जगह क्या लिख दें, कैंपेन नहीं। अब अपने कोड में ये क्वालिटी डालनी पड़ेगी हमें कि वो ये पढ़ के उस टेस्ट केस, जिस टेस्ट केस का जो टेस्ट केस चल रहा है उसके सामने जो लिखा है, उसके सामने वो डेटा है, और उसके सामने जो वैल्यू है वो लेके आ जाए। बोलो बताओ, अच्छा ऐसे डेटा नहीं हो, जैसे ये क्या है, टारगेट ऑडियंस, लिख देते हैं टारगेट, अच्छा मेरा मन किया पूरा नहीं लिखा है, बड़ा लंबा नाम हो रहा है, ए भी लिख दिया, ठीक है। ये डेटा नाम तो हम रख रहे हैं ना, चाहे जो रख लें। वैल्यू लिख दिया, यंगर एल्डर, जो लिखना है, ये क्या दे दिया, वैल्यू। और यहाँ पे क्या लिख दिया, बोलो, ऐसे रहेगा मेरा कोड अब से। तो कोड में एक भी डेटा नहीं है, कोड में क्या है, डेटा का नेम है, और डेटा का नेम, और फिर इसी सेम नेम और उसके सामने की वैल्यू एक्सेल शीट में हर टेस्ट केस के हिसाब से रखी नहीं। तो यूज करना आसान नहीं है। एक वर्कबुक खोलनी है, उसके अंदर एक वर्कशीट, और वर्कशीट के अंदर ही सारी कहानी है। हर टेस्ट केस के लिए एक रो है, पहले ढूंढ लेंगे अपनी रो, फिर उसके सामने
हर डेटा के लिए क्या होगा, डेटा नेम, एक डेटा नेम। देख अब ऐसा नहीं है 50 बना रखे हैं, कोई टेस्ट केस 10 यूज करेगा, कोई क्या यूज करेगा 20, कोई 30, कोई 5, कोई 4, कोई 40 यूज करे। बोलो, तो अब एक्सेल शीट बन जाएगी। तो कम से कम 5-7 टेस्ट केस के लिए ऐसे ही डेटा रखो। और ये बताओ अच्छे, इसको कहो तो ऐसे ही रहने दें सेंड की, या ऐसे रख दे, जानते हो क्या, एक बनवा देंगे मेथड, उसका नाम क्या रखें, एक मेथड बनवा देंगे जिसका नाम रख देंगे, यही यूटिल क्लास में कहोगे तो यूटिल, और उसका नाम रख देंगे गेट डेटा वैल्यू। क्या नाम रखेंगे, गेट डेटा वैल्यू, और उसमें भेजा करेंगे डेटा का नाम ऐसे, और वो दे दिया करेगा हमें क्या, स्ट्रिंग में डेटा वैल्यू, और वही डेटा वैल्यू हम क्या कर दिया करेंगे। हो गया ना। अभी एरर दे रहा है क्योंकि ये कोड लिखा नहीं गया, जिस दिन वही कर रहा है ना भाई, डेटा पहले भी क्या कर रहे हैं, डेटा नेम के हिसाब से डेटा वैल्यू निकाले, यही लॉजिक तो जोड़ना, यही लॉजिक तो जोड़ना है कि स्क्रिप्ट के अंदर डेटा की वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी है, स्क्रिप्ट के अंदर क्या इस्तेमाल करना है, डेटा का नेम। और एक्सेल के अंदर रखी है क्या, डेटा का नेम और वैल्यू आमने सामने दोनों। वैल्यू क्यों डालोगे, डेटा का नाम भेजा, नाम के हिसाब से वैल्यू निकालना। जैसे मैनुअल टेस्टर को समझाओगे तो क्या समझाओगे, भाई देख यहाँ नाम पढ़ लेना, और एक्सेल शीट में जाना, वहां इसी नाम की नाम होगा, उस नाम के सामने वैल्यू रखी हुई उठा लेना। वही हमें अब अपने कोड को, इस जावा को कंप्यूटर को समझाना है। आई बात समझ में, ऐसे रख, तुम्हारा यही फ्रेमवर्क है, जो बना है वही काम आएगा। बस जहां जहां डेटा चाहिए वहां एक मेथड ये कॉल करो, जिस मेथड के अंदर क्या भेजोगे, डेटा का नेम वैल्यू लेके वो आएगा। है ना। मैनुअल टेस्टर क्या करता, पढ़ता है यहाँ से डेटा का नेम है, फिर एक्सेल से लाता है क्या, डेटा की वैल्यू, और फिर वैल्यू इनपुट करता है। आज वही हमारे, एक मैनुअल टेस्टर को हटा दो, वही काम किसको करना है, हमारे कोड को। ठीक है, एक काम करो भाई, पहले ये डेटा बनाओ, ये पहले